ओके, सो हम इधर थे व्हाट इज ब्रिज अडेप्टर थे, ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया था, ये नेट तक, ठीक है। तो अभी ब्रिज अडेप्टर क्या होता है? तो ब्रिज अडेप्टर इज अ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन वर्चुअलाइजेशन दैट अलाउ अ वर्चुअल मशीन VM to direct connect to the host machine physical network interface card NIC and act as if it is a separate physical machine on the same network as a host, ठीक है। तो VM, ये ब्रिज अडेप्टर होता है किधर है वो दिखा देता हूँ पहले, तो तुम्हें आइडिया रहे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, हाँ, इधर जब देखोगे, ये हमारा मेजर डिवीजन के सेटिंग्स में अगर देखेंगे, ये हमारा नेट दिखा रहा है इधर। तो इधर ना नेट है, तो इधर ब्रिज का भी, ब्रिज करने का ऑप्शन आता है। ये जैसे नेट है और ये ब्रिज, ठीक है, तो ऑप्शन आते हैं इधर होस्ट एंड ओनली, ठीक है, मैं बताऊंगा। ये ब्रिज ऑप्शन करने का आता है, तो यहाँ से हम ये ब्रिज ऑप्शन कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं? तो VM को रियल नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, ठीक है। वीएम को सॉरी वीएम को रियल नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, ताकि तुम्हारा जो अलग अ, तुम्हारा VM अलग कंप्यूटर की तरह बिहेव करने लगे, ठीक है। ब्रिज जब अडेप्टर पे करोगे ना, तो तुम्हें एक अलग IP असाइन हो जाती है उधर, जो तुम्हारी रियल IP होती है, जैसे 192 में जैसे विंडोज में मिलती है ना, वैसी एक IP तुम्हें असाइन हो जाती है उधर भी, ठीक है। सेम वाईफाई लेन यूज करते हो, तो तुम्हारा PC यूज कर रहा है, उसको अपना अलग IP एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, जो मैंने बताया अभी आपको, कि उसको एक अलग अपना IP एड्रेस मिल जाता है, लिखा ही है कि सेपरेट फिजिकल मशीन ऑन द सेम नेटवर्क ऑन द होस्ट, ठीक है। व्हाट इज द इंटरनेट नेटवर्क? तो इंटरनेट नेटवर्क क्या है? तो इंटरनेट नेटवर्क रेफर टू अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन और होम दैट इज अ postulate from internal networks such as internet. It typically used for private IP address which cannot be routed on the public internet device within an internal network communicate directly with each other but need a router which network adapter translate net or proxy to access external network। तो इंटरनल नेटवर्क क्या है? तो इंटरनेट नेटवर्क जो अंदर ही वर्क करता है, इंटरनल नेटवर्क इज अ फुल्ली प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, जो बाहर टोटली इंस्टॉलेड होता है। इंस्टॉलेड मतलब कि बाहर पता नहीं चलता है, लेकिन वो खुद ही प्राइवेटली होता है, ठीक है। सिर्फ VM आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ VM आपस में बात कर सकते हैं, बाहर की जरूरत नहीं थी। होस्ट तुम्हारे PC एक्सेस नहीं कर पाता, इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाता है, ठीक है, जो भी होस्ट होता है वो तुम्हारा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाता है, वो अंदर ही कम्युनिकेशन करने के लिए बनाते हैं वो इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। व्हाट इज होस्ट ओनली अडेप्टर? तो जैसे मैंने इधर दिखाया था आपको कि ये है इधर, तो इधर ऑप्शन एक और आता है होस्ट ओनली का, जैसे ब्रिज अडेप्टर था, इधर ही तुम्हें एक होस्ट का भी आएगा, देख लो, ये रहा होस्ट ओनली, ठीक है। तो ये होस्ट ओनली कैसे कनेक्ट होता है वो समझा देता हूँ। A host only adapter is a type of network controlled with is a virtual machine VM that create an isolate network between the host machine, the physical computer, and the virtual machine. In the setup, virtual machine can communicate with each other and with the host, but they have no direct access to external network, including the internet, ठीक है। तो ये होस्ट ओनली और VM के बीच प्राइवेट नेटवर्क बनाता है। जैसे अगर तुम्हें होस्ट में कनेक्ट करना है, अगर तुम ये सारे जो भी है सब लोग, जैसे मेरा ये विंडोज 10 है, मैं इसको भी होस्ट में कर दूंगा। ये मेरा OS जॉब OS है, OS ऐप, उसको भी अगर मैं होस्ट ओनली पे कर दूंगा, मेटास्प्लोइट को भी होस्ट ओनली पे कर दूंगा, तो ये क्या आपस में कनेक्शन बना पाएगा, आपस में बातचीत कर पाएंगे, ठीक है, होस्ट ओनली में। अगर इसको मैंने नेट पे रखा है, एक को ब्रिज पे रखा है, तो आपस में कनेक्शन नहीं बनेगा इन लोगों का, ठीक है। तो वो होस्ट ओनली में काम करता है। व्हाट आर पोर्ट इन नेटवर्किंग? ओके, एक मिनट देख लेता हूँ कोई ज्वाइन हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी ज्वाइन हो तो मैसेज देख के मुझे बता देना, ठीक है। हाँ, व्हाट आर प्राइव पोर्ट इन नेटवर्क, ठीक है, पोर्ट क्या है नेटवर्किंग के लिए? तो अ नेटवर्क पोर्ट आर लॉजिकल एंड पॉइंट दैट इज यूज्ड टू मैनेज कम्युनिकेट बिटवीन डिवाइस ओवर अ नेटवर्क। दे अलाउ अ कंप्यूटर टू distinguish between different service or processing running on the same device. Each port is associated with a specific protocol and service. A port is identified by a 16-bit number range 0 to 65535, ठीक है, and its use is configuration with an IP address। तो पोर्ट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो पोर्ट एक तरह का
गेट बोल सकते हो, गेट डोर नंबर होता है जो कंप्यूटर के अंदर अंदर डिवाइस सर्विस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, जैसे कि हाँ बिल्डिंग ले लो। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग क्या है, वो बिल्डिंग हमारा आईपी एड्रेस है। और जो घर बिल्डिंग के अंदर जो घर होते हैं ना, वो हमारे पोर्ट्स नंबर में समझ लो। ठीक है, कि उस तरीके से तुम्हें समझ आएगा कि पोर्ट क्या है। ठीक है, समझ आया पोर्ट क्या है। एंड पोर्ट, इसमें पोर्ट नंबर टोटल होते कितने, वो समझ लो। कोई भी तुमसे पूछेगा ना कि पोर्ट नंबर कितने होते हैं, तो पोर्ट नंबर होते हैं 65,535। ठीक है, ये इतने हमारे पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरी। पोर्ट्स को डिवाइड किया गया कि थ्री मेन कैटेगरी में। सबसे पहला है वेल नोन पोर्ट। वेल नोन पोर्ट रिजर्व फॉर कॉमन सर्विस लाइक एचटीटीपी, एफटीपी एंड डीएनएस। तो वेल नोन पोर्ट को ये फिक्स किया गया, कॉमनली पोर्ट यूज करता है। जैसे कि है 80 80 हो गया हमारा जो एचटीटीपी पे चलता है। फिर एचटीटीपीएस जो हमारा 443 पे चलता है, एफटीपी जो 21 पे चलता है, एंड एसएसएच जो हमारा 22 पे चलता है। वैन नॉन पोर्ट कितना होता है, तो 0 से लेके 1023 तक होता है। कोई भी पूछे क्या जीरो भी पोर्ट नंबर होता है, तो बोलने का हाँ, जीरो भी पोर्ट नंबर होता है, जो कि रिजर्व है। ठीक है, इसको रिजर्व किया है IANN ने। ठीक है, इसको रिजर्व करके रखा है जीरो पोर्ट नंबर को। कोई भी अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है क्या जीरो पोर्ट नंबर होता है, तो तुमको बोलना है कि हाँ, जीरो भी एक पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। अब जो रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर होते हैं वो कितने में से आते हैं, 1024 से 49151 तक आते हैं। यूज बाय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ने लिया है, या स्पेसिफिक पोर्ट एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर होता है। कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए लेती है, जैसे मान लो गेमिंग हो गया। ठीक है, गेम डेटाबेस किसी ने अपने लिए रजिस्टर करके रखा है वो लोगों ने। ठीक है, जैसे गेमिंग होता है तो गेमिंग भी एक पोर्ट नंबर पे ही होता है, जो असाइन किया गया होता है। ठीक है, जो किसी ने रजिस्टर करके रखा है वो पोर्ट। अब डायनेमिक प्राइवेट पोर्ट, डायनेमिक प्राइवेट पोर्ट नंबर का रेंज क्या, 49,152 से लेके 65,535, ऑफ्टन यूज फॉर टेम्पररी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग अ सेशन। डायनेमिक पोर्ट नंबर होता है, ये टेम्पररी होता है, जो चेंज होते रहता है। ठीक है, अगर हम इधर मैं दिखाऊं तुम्हें, इसका कमांड है नेट सेट। विंडो पावर सेल करूँ, अरे यार क्या होता है, एक मिनट। तो हमारे सिस्टम में भी पोर्ट नंबर चल रहे होंगे। जो हमारे ना सिस्टम में भी पोर्ट नंबर चल रही है, 135 जो सर्विस वो चल रहा है यहाँ पे। ये जो अलग पोर्ट नंबर है वो चल रहा है। ठीक है, ये पोर्ट नंबर भी इधर अपने सिस्टम में भी चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी ना एक एक पोर्ट नंबर को समझते हैं। ये समझ आया, वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर पोर्ट, डायनामिक पोर्ट। इसमें कोई डाउट है किसी को? एनीवन? कोई भी एक दिन माइक ऑन करके बोल सकता है, जिसको भी डाउट हो तो। ठीक है, डाउट हो तो माइक ऑन करके बोल देना, नहीं हो तो बोल, नहीं हो तो भी बोल दिया करो अगर मैं पूछ रहा हूँ तो। ठीक है, मेरे को ही पता चले कि समझ आ रहा है ना। ठीक है, अब मैंने इधर कुछ पोर्ट्स नंबर लिखे हैं जो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जो आपको समझ आए। तो इधर है, हियर आर सम कॉमनली यूज वेल नोन पोर्ट, 0 से 1 लेकर 1023 इच एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक सर्विस और प्रोटोकॉल। तो इधर कुछ कॉमनली पोर्ट नंबर लिखे गए जो 10 से 1023 तक रखे गए हैं, जो जो काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पोर्ट नंबर 20 एंड 21 एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर 20 डेटा ट्रांसफर इन एफटीपी, और पोर्ट नंबर 21 कंट्रोल कमांड फॉर एफटीपी यूज टू मैनेज द सेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो पोर्ट नंबर जो 20 है वो क्या करता है, तो पोर्ट नंबर 20 में हम अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कुछ भी डेटा भेजना हो, फाइल भेजनी है, तो वो हम पोर्ट नंबर 20 पे यूज कर सकते हैं। लेकिन पोर्ट नंबर 21 भी हमारा एफटीपी एफटीपी का ही है। तो पोर्ट नंबर 21 से क्या कर सकते हैं, तो पोर्ट नंबर 21 से हम कमांड कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हम कमांड्स डालते हैं वो 21 पे ही डालते हैं। 21 पोर्ट नंबर पे ही हम कमांड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कमांड कंट्रोल के लिए ही पोर्ट नंबर 21 है। और पोर्ट नंबर 20 कुछ भी फाइल ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, पोर्ट नंबर 22 एसएसएच सिक्योर सेट, यूज फॉर सिक्योर रिमोट लॉगिन एंड कमांड एग्जीक्यूट ओवर अ नेटवर्क इनक्रिप्टेड इनक्रिप्शन द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पोर्ट नंबर जो 22 है वो सिक्योर सेल है, और सिक्योरिटी रिमोट लॉगिन कर सकते हो उससे। मतलब कुछ भी अगर रिमोटली लॉगिन कर रहे हो
तो सिक्योरिटी मतलब सिक्योरली कर सकते हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और उसमें जो भी डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ताकि कोई और रीड ना कर सके, सेफ रहे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाऊं कि मैं इधर कुछ भी क्लियर कर देता हूँ एंड मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अगर कुछ होगा इधर तो वो जब सामने वाले को रीडेबल होगा ना, तो कोई बीच में अगर कोई मैन इन द मिडिल अटैक करेगा तो हमारा डेटा पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा सामने वाले के पास। ठीक है, इसीलिए ये तो पोर्ट नंबर 21 है। पोर्ट नंबर 22 पे सिक्योर सेल लिखा है और ये सिक्योर भी है। टेलनेट, और पोर्ट नंबर 22 टेलनेट, प्रोवाइडिंग रिमोट लॉगिन एंड कमांड एग्जीक्यूट ओवर अ रिमोट नेटवर्क बट विदाउट इनक्रिप्ट इनसिक्योर रिप्लेस बाय एसएसएच इन मॉडर्न यूज। तो पोर्ट टेलनेट है जो ओल्ड मतलब एसएसएच से पहले आया था, और ये पुराना है थोड़ा, ठीक है। और रिमोट लॉगिन बट विदाउट सिक्योरिटी, इसमें आप लॉगिन तो कर सकते हो पर सिक्योरिटी नहीं होगी सामने वाले के पास। 23 जो है पोर्ट नंबर पे, उसमें आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आजकल यूज नहीं होता है, मतलब आज के टाइम में यूज नहीं होता है ये 23 सॉरी। आज के टाइम में ना ये यूज नहीं होता है, इसे 22 ने रिप्लेस कर दिया। मतलब 22 जो पोर्ट नंबर है उसे रिप्लेस कर दिया। अगर हमारे पास सिक्योरिटी मिले तो हम लोग भी सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे, उस पोर्ट नंबर का क्यों यूज करें जो सिक्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे कि सबसे पहले क्या आया था, तो सबसे पहले टेलनेट आया था। ठीक है, टेलनेट आया था जब सबसे पहले पुरानी चीजें ही आई थी, उसके बाद कुछ अपडेट किया गया होगा तभी सिक्योर सेल आया ना उसके बाद। पहले टेलनेट आया, दोनों काम सेम ही करते हैं, बट ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है। अगर इसमें हम कुछ भी डालेंगे डेटा तो वो रीडेबल फॉर्म में जाएगा, मतलब सामने वाला भी पढ़ सकता है उसे। ठीक है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इनसिक्योर है। अभी ज्वाइन पोर्ट करो, नंबर, हर्ष वेट कर रहा है। क्या हुआ, एक मिनट। हर्ष को ज्वाइन करो। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, ओके ज्वाइन, ओके। पोर्ट नंबर 25 SMTP, सिंपल मैन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज फॉर सेंडिंग ईमेल बिटवीन मेल सर्वर। तो पोर्ट नंबर जो 25 था, ये ईमेल भेजने के लिए यूज किया गया है। मतलब कोई भी अगर हम ईमेल भेजते हैं तो पोर्ट नंबर 25 की मदद से ही भेजते हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर 53 DNS डोमेन नेम सिस्टम, ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। तो पोर्ट नंबर 53 मैंने बताया डोमेन नेम सर्वर ही है। जो भी डोमेन आप भेजते हो वेबसाइट के नाम पे वो मतलब वेबसाइट के नाम से आईपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तभी सामने वाला रीडेबल करता है उसे। ठीक है, अब पोर्ट नंबर 80 एफटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज फॉर वेब ट्रैफिक ट्रांसफेरिंग इनक्रिप्टेड वेब पेज। तो पोर्ट नंबर 80 पे जो है वो एचटीटीपी यूज होता है। ठीक है, ये नॉर्मली मतलब ये सिक्योर नहीं होता। अगर आप देखोगे, मैं कोई वेबसाइट इधर अगर ओपन करता हूँ, जैसे वन वेब है, ठीक है, मैं अगर इसे यूज कर रहा हूँ तो ये एचटीटीपी पे है। इधर देखो नॉट नॉट सिक्योर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब सिक्योर नहीं है ये। इधर लिखा हुआ था नॉट सिक्योर, जब चालू किया तो सिक्योर नहीं है। कोई भी इसको मतलब इजीली हैक कर सकता है। ठीक है, सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर उसी के जगह पे हम इधर अपना गूगल मीट चला रहे तो इधर कहीं लिखा है नॉट सिक्योर, क्योंकि ये एच टी टी पी एस पे वर्क कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एच टी टी पी एस लिखा हुआ है। और एक मिनट, ये एच टी टी पी एस लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिक्योर है, इसीलिए एच टी टी पी एस पे वर्क कर रहा है, और ये खाली एच टी टी पी पे ही वर्क कर रहा है, इसलिए ये सिक्योर नहीं है। एक मिनट, ओके। पोर्ट नंबर 1110 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल रिट्राइव ईमेल फॉर अ मेल सर्वर कॉमनली यूज फॉर ईमेल क्लाइंट। तो पोर्ट नंबर सॉरी, पोर्ट नंबर हाँ 1110 पे ही थे ना, पोर्ट नंबर 110 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये ईमेल डाउनलोड करता है। पोर्ट नंबर 1110 देखो इधर लिखा हुआ है प्रिंटेड ईमेल फॉर मेल सर्वर, ये ईमेल डाउनलोड करता है। यूजली सर्वर मतलब डाउनलोड भी कर सकता है और यूजली सर्वर से डिलीट भी हो जाता है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद। अब आया पोर्ट नंबर 143 IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यूज फॉर रिट्रीविंग एंड मैनेजिंग ईमेल फॉर अ मेल सर्वर with more features than POP3 like फोल्डर मैनेजमेंट। तो अभी IMAP क्या करता है, तो IMAP का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ईमेल सर्वर पे ही रहता है और मल्टीपल डिवाइस पे साइन होता है। ठीक है, मतलब एक सर्वर अगर आप देखो, मैं IMAP का आपको डायग्राम, तो
हाँ, ये आईमैप है। हाँ, ये मेल सर्वर है, ठीक है। और ये यहाँ पे ही सर्वर है, बाकी ये क्या है, साइन कर रहा है सब, मतलब भेज रहा है यहाँ से। ये अपनी जगह पे ही है, मतलब समझ आ रहा है आईमैप क्या करता है। मतलब अब ये सर्वर है मेल का, मेल सर्वर है, जैसे पुराने जमाने में पोस्ट ऑफिस होता था, वो पोस्ट ऑफिस ही रहता था, फिर वहां से वो अपने जो भी मेल आते थे वो वहां से ट्रांसफर करते थे, ठीक है। तो ये आईमैप करता है। अब 443 एचटीटीपी एचटीटीपी एचटीटीपीएस सिक्योर सिक्योर वेबसाइट ट्रैफिक यूजिंग एसएसएल टीएलएस इनक्रिप्टेड, ठीक है। तो 443 पे क्या होता है, तो ये 443 मतलब सिक्योर है, ठीक है। मतलब अगर हम कोई भी चीज एचटीटीपीएस पे चला रहे हैं तो सिक्योर रहता है और इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। अगर कोई भी उसे रिडेबल करेगा तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, कोई भी जल्दी उसे हैक नहीं कर पाएगा। और कोई भी चीज अगर उसे कैप्चर करेगा तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। रीड नहीं कर पाएगा जल्दी, उसे रीड करने के लिए उसे इंक्रिप्ट करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। हाँ, पोर्ट नंबर 3306 MySQL डेटाबेस, so by default MySQL user port 3306 for communication between the client and the MySQL server। तो ये 3306 जो है पोर्ट नंबर, ये स्पेसिफिक एसक्यूएल को दिया गया, MySQL जो भी आप लोग चलाते होंगे एसक्यूएल डेटाबेस, वो इसको दिया गया है 3306, ठीक है। ये 3306 MySQL यूज करता है डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपको कहीं पे मिलेगा तो 3306 आप होगा उसका पोर्ट नंबर, ठीक है। हम इसको करेंगे सबको आगे किस तरीके से उसे वर्नेबिलिटीज उसमें ढूंढते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर 3389 आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल अलाउ यूजर टू रिमोटली कनेक्ट टू विंडो डेस्कटॉप और सर्वर, ठीक है। तो ये परमिशन देता है दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली कनेक्ट करने के लिए। जैसे अभी इधर आप देखोगे तो आरडीपी, ठीक है, ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है। अगर मैं इधर आप आईपी डालूंगा किसी का भी, ठीक है, आईपी अगर मेरे को किसी की आईपी मिले तो मैं इधर आईपी डाल के कनेक्शन बनाऊंगा इधर, ठीक है। अभी इधर है नहीं क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा है नहीं, बट 168.0 एक मिनट। पर इसके लिए तो शायद सेम नेटवर्क में होना चाहिए ना डिवाइस। हाँ हाँ, सेम है, नेटवर्क पे ही होना चाहिए। से बिना सेम नेटवर्क पे नहीं होगे तो नहीं कनेक्ट करेगा, ठीक है। पर ये पोर्ट नंबर इसको आरडीपी मिला हुआ है 3389, ठीक है, अलाउ करता है। आपको पोर्ट नंबर अगर अपने चेक करना है तो नेट सा हाइफन ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे इधर किया था नेट शेयर हाइफन क्या था वहाँ मुझे नेट शेयर पे ऐसे चेक ये तो डाला था। अच्छा ऐसे, ठीक है। ये पोर्ट नंबर इधर मिला हुआ है, ये देख सकते हो कौन सा वेल नोन पोर्ट है, कौन सा रजिस्टर पोर्ट है, ठीक है। कोई सर्विस चल रही होगी तभी ये ओपन दिखा रहा है, ठीक है। और ये पोर्ट नंबर से कुछ जो तुम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। ये पोर्ट नंबर है, कुछ इंपॉर्टेंस इसमें प्रोटोकॉल जो है इको डिस्कार्ड, ठीक है। ये पोर्ट नंबर याद करने के हैं, सब याद मत करना, जो मेन है मैंने लिखे हुए हैं, कुछ कुछ है इसमें और भी, वो तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। जैसे ये है पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है, ये पोर्ट नंबर मिल जाता है जल्दी। माई है इधर भी एक, एम एसक्यूएल है, ठीक है, माई नहीं एम एसक्यूएल है इधर। आरडीपी मैंने बताया, माई बता ही दिया। फिर ये एचटीटीपी प्रॉक्सी ये देख लेने का, ठीक है। ये कुछ कुछ पोर्ट नंबर एक बार खाली पढ़ लेने का, कौन सा पोर्ट नंबर कहाँ पर है, ओके। अब व्हाट इज प्रॉक्सी? अ प्रॉक्सी इज अ intermediary service server that sit between a client such as a web browser and a distribution service server. Such a web browser it handle request for a client, forward them to restriction server and then return the server response to the client. Proxy can serve various purpose like improving performance, enhancing security और providing anonymity, ठीक है। तो इसको मैं एक बता देता हूँ आपको। वन सेकेंड, कौन सा मेरे को कोई ज्वाइन कर रहा है, हाँ, कॉल तो कर रहा है भाई, रिक्वेस्ट भेज ज्वाइन ही नहीं कर रहा। एक- हाँ, एक मुझे खाली देख लेने दो, कोई ज्वाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट में ज्वाइन।
देखो क्लास के टाइम पे ना कॉल मत किया करो, मैसेज किया करो, ठीक है, कोई भी हो। अभी प्रॉक्सी क्या काम करता है वो मैं समझा देता हूँ, फिर एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ प्रॉक्सी का। जैसे कि तुम प्रॉक्सी क्या है, बीच में है प्रॉक्सी, इधर क्लाइंट है और इधर इंटरनेट है। तो जब तुम क्लाइंट डायरेक्टली वेबसाइट से बात नहीं करता है, जो भी क्लाइंट है, ये क्लाइंट ये डायरेक्टली वेबसाइट से बात नहीं करता है, ठीक है, बीच में प्रॉक्सी होता है, प्रॉक्सी के मदद से ही करता है। तुम पहले प्रॉक्सी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, फिर प्रॉक्सी आगे वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वेबसाइट रिस्पॉन्स वापस तक करता है, ठीक है। तुम्हें जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं बॉब शूट में, ये बॉब शूट है, मैं इधर तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हेलो। हाँ। हाँ, रिक्वेस्ट ही नहीं आई है बस। हाँ। चल हम रिकॉर्डिंग दूसरी स्टार्ट हुई, अभी दो रिकॉर्डिंग बनी। ठीक है, जैसे ये प्रॉक्सी है, ठीक है। इधर ये इंटरसेप्ट वन है, अभी मैं कनेक्शन बनाऊंगा जब भी क्लाइंट के साथ, तो देखना कैसे रिक्वेस्ट कैप्चर होती है इधर। मैं ओपन इन ब्राउजर कर रहा हूँ इधर ही, और मैं इधर सर्च करता हूँ google.com, एंड इधर जब सर्च करता हूँ तो डायरेक्ट गूगल सर्च नहीं हो पाएगा, ठीक है, इधर कभी तक गूगल सर्च नहीं हुआ, यहाँ पे ये रोक दिया है, ठीक है। जब मैं इसको करूंगा रिस्पॉन्स एंड फॉरवर्ड करूंगा तो मेरे पास इसका रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। फिर मैं फॉरवर्ड करूंगा, तब कहीं जाके इधर गूगल चालू होगा, ठीक है। तब जाके गूगल चालू होगा। उससे पहले नहीं चालू हुआ था क्योंकि प्रॉक्सी ने रोक के रखा था, ठीक है। ये बॉब शूट हम पूरा देखेंगे आगे, मैं खाली एग्जांपल के बता रहा हूँ कि जब भी तुम क्लाइंट से बात करते हो तो डायरेक्टली बात नहीं करते, ठीक है, डायरेक्टली बात नहीं करते, बीच में प्रॉक्सी सर्वर होता ही है, ठीक है। प्रॉक्सी के हेल्प से ही जो भी होता है काम तुम्हारा होगा, ठीक है। समझ आया ये प्रॉक्सी किस तरीके से वर्क करता है समझ आया। हेलो। हाँ सर। ओके। हाँ, what is bandwidth? Bandwidth refer to the maximum rate of data transfer across a network or internet connection in a given amount of time is usually misused in bits per second bps। तो बैंडविड्थ क्या है? तो बैंडविड्थ आपको थोड़ा सा पता होगा कि बैंडविड्थ कितनी फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर हो सकता है नहीं हो सकता, वो बैंडविड्थ का काम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि इंटरनेट एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल ओके, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि इंटरनेट एक रोड की तरह है और बैंडविड्थ बताता है क्या हो। हाँ। जा। हाँ, देखो समझो, इंटरनेट एक रोड की तरह है और बैंडविड्थ बताता है कि रोड पर कितना डेटा भेजना है, ठीक है, कितना डेटा एक एक टाइम पे साथ में भेजना है, ठीक है, ताकि ट्रैवल करने में आसानी हो। और समझ आया बैंडविड्थ क्या होता है? मतलब डेटा, ये बताता है, डेटा की स्पीड बताता है, ठीक है, कि कितने स्पीड में डेटा जाएगा, कितने जगह कितना भेज सकते डेटा एक साथ उधर, वो सब, ठीक है, ये बैंडविड्थ का काम है। What is network security? Network security is the practice of protect the integrity, configurability, and availability of a computer network and the data within it involve a set of policy, process, and techniques designed to prevent authorized access, misuse, modification, और denial of a computer network and it resource, ठीक है। तो नेटवर्क का काम क्या है? तो नेटवर्क और उसका डेटा सेफ रहे, सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी का काम यही होता है, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? तो नेटवर्क सिक्योरिटी की उसका डेटा सेफ रहे वो, ठीक है। अब जो भी है उसके अंदर कॉन्फिगरेबिलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, तो ठीक है, तो यहाँ पे उसको डिटेल में समझेंगे, सीआईए जो भी है।
कोई नेटवर्क सिक्योरिटी का काम होता है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन ना एक्सेस कर सके, ठीक है उसे, मतलब कोई भी अनऑथोराइज जैसे पर्सन जैसे हैकर हो गए, वो लोग उसका एक्सेस ना कर सके, डेटा चोरी या चेंज ना कर सकते उसे, ठीक है, और नेटवर्क प्रॉपरली काम करे, इसीलिए नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज होता है। और उसको एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि हाँ, समझो। जैसे कि तुम्हारा घर है, ठीक है? तुम्हारा घर एक वाईफाई नेटवर्क है, ठीक है? और फायरवॉल उसमें सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और एंटीवायरस तुम्हारा सीसीटीवी की तरह काम करता है, ताकि कि इन सबके काम से घर घर का सेफ रहना ज़रूरी है, ठीक है? और उस तरीके से ये नेटवर्क सिक्योरिटी वर्क करता है। समझ आया नेटवर्क सिक्योरिटी क्या काम करता है, डेटा सिक्योर रहे हमारा, वो डेटा नेटवर्क सिक्योरिटी का काम होता है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन तुम्हारा एक्सेस ना ले सके, डेटा चोरी ना कर सके, डेटा को चेंज या डैमेज ना कर सके, ठीक है, नेटवर्क प्रॉपरली काम करता रहे, वो नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज होता है। अभी मैं कॉन्फिडेंट इंटीग्रिटी का जो है वो आगे नीचे में समझाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, समझ आया, इतना नेटवर्क सिक्योरिटी तक समझ आया सबको, या किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर। सीआईए, अब सीआईए ट्राई, ये मोस्ट ऑफ क्या सब इंटरव्यू में पूछते ही है, ठीक है, और प्रेशर हो तो इंटरव्यू में पूछेंगे कॉन्फिडेंटी इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी क्या होता है सीआईए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंटी इंश्योर दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज इंडिविजुअल, प्रिविलेजिंग अनऑथराइज एक्सेस और डिस्क्लोजर, ठीक है। तो कॉन्फिडेंटी क्या है, तो कॉन्फिडेंटी का मतलब है इसकी सीक्रेट है ना, सिर्फ ऑथोराइज ऑथोराइज लोग ही डाटा देख सके, डाटा देख सके, वो उसी को कहते हैं कॉन्फिगरेटी। कॉन्फिगरेटी एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। अभी व्हाट्सएप अगर कोई और देखेगा तो प्रॉब्लम है हमें, हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का जो पासवर्ड है, अगर वो कोई और देखेगा तो हमें प्रॉब्लम है उससे, ठीक है। कॉन्फिगरेटी मतलब मेंटेन नहीं है उसमें, कोई और एक्सेस कर रहा है तो, ठीक है, तो उसे उसमें कॉन्फिगरेटी आता है। एग्जांपल है इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, एक्सेस कंट्रोल, मैनेज पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसको उसमें जो भी है, जो यूज है वो इंक्रिप्शन में होना चाहिए, पासवर्ड और सिक्योर होना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा डेटा सिक्योर रह सके कॉन्फिडेंटी में। इंटीग्रिटी इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज accurate, consistent, and trustworthy, and has not been al- altered or tampered with by authorized parties. Example: hashing, digital signature, checksums, and file integrity monitoring system। ठीक है, इंटीग्रिटी का काम होता है कि डेटा चेंज ना हो, ठीक है। अगर कोई डेटा हमारा चेंज करेगा तो हमें दिक्कत होगी कि कोई भी हमारे बिना परमिशन के हमारा डेटा चेंज कर पा रहा है, ठीक है, तो उससे हमें प्रॉब्लम होगी। एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा बैंक का ही ले लेते हैं कि बैंक ट्रांजैक्शन अमाउंट चेंज हो गया, जैसे हमारे अकाउंट में 5,000 है और वो 10,000 हो गया, तो प्रॉब्लम होगी? अभी बोलोगे नहीं होगी, 10,000 हो गया तो, लेकिन वो 5,000 से अगर जीरो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, ठीक है। तो वो ही है इंटीग्रिटी मेंटेन करना, ताकि वो हमारा डेटा जो भी है वो हमारे पास ही रहे, मतलब डेटा जो भी ट्रांजैक्शन है, बैंक का अमाउंट, वो चेंज कोई ना कर पावे, वो जो है वो हमारे हाथ में ही रहे चेंजिंग का। तो उसके लिए क्या यूज करो, हैशिंग का यूज करो, डिजिटल सिग्नेचर का यूज करो, चेकसम्स एंड फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे एक हैशिंग फॉर्मेट होता है, डिजिटल सिग्नेचर तुम बोल सकते हो, जैसे आधार कार्ड, पान कार्ड, ये हो गया, वो हमारा डिजिटल सिग्नेचर में आ सकता है, ठीक है। अभी अवेलेबिलिटी इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स एज accessible to authorized user when needed, ensuring the system are operational and reliable, ठीक है। तो अभी इंटीग्रिटी का क्या काम होता है, तो इंटीग्रिटी हमेशा एक्सेसिबल रहे, ठीक है। जब हमें जो चीज की जरूरत है वो चीज हमें नहीं मिलेगी तो वो हमें प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। जैसे समझ लो कि जैसे अभी बीच में बहुत बांग्लादेशी लोग आ गए थे, ठीक है, बांग्लादेशी या श्रीलंका बोल रहे हो, ये अहमदाबाद में घुस आए थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है कि हर किसी का वो चेक कर रही है कि तुम अपना आइडेंटिटी दिखाओ कि तुम इंडियन हो कि नहीं। तो आइडेंटिटी दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा हमें, हमारा आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, पान कार्ड दिखाना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो दिखाना पड़ेगा, लेकिन आधार कार्ड पान कार्ड तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। और उस टाइम पे वो आधार कार्ड पान कार्ड है ही नहीं हमारे पास। जैसे आधार कार्ड पान कार्ड हमारे पास होता है, फिर अगर हमने
डिजी लॉकर पे सेव करके रखा है, उस टाइम पे वो डिजी लॉकर ही चालू ना हो, तो वो हमारा वो डिस्टर्ब हुआ अवेलेबिलिटी। जिस जिस टाइम पे हमें जो चीज की जरूरत है वो चीज हमें नहीं मिल रही है, तो उधर वो चीज प्रॉब्लम होती है। उसे हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं कि वो चीज हमें मिले 24/7, वो चलता रहे। जब भी जैसे हम गूगल की जरूरत है, गूगल चौबीसों घंटे रहता है। जब भी जरूरत होती है फेसबुक चौबीसों घंटे रहता है, इंस्टाग्राम 24 घंटे रहता है। जब भी जरूरत होती है हम चालू कर लेते हैं अपना फेसबुक, और वो इंस्टा जो देखना है वो देख लेते हैं। तो वैसे ही जब भी हमें जो चीज जरूरत हो वो चीज मिलता ही रहे, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका रिड्यूसिंग फेलियर ओवर सिस्टम, बैकअप सॉल्यूशन रखो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विस मेंटेनिंग, ठीक है, डीडोस अटैक ना होवे उसका देखते रहने का, ठीक है। अभी क्या इसमें अगर डेटा ब्रीच हो गया है, कि अगर समझो डेटा जब ब्रीच होता है ना तो काफी नुकसान होता है। हमें अगर इधर दिखाऊं, डेटा ब्रीच, डेटा ब्रीच, ठीक है। तो अगर पोस्ट दिखाऊं, अगर इंडिया में अगर आपका डेटा लीक हुआ है, अगर ये सीआईए मेंटेन नहीं है आपका, कोई भी कंपनी का अगर सीआईए मेंटेन नहीं है और नुकसान हो रहा है कम, तो डेटा अगर आपका है उधर और लीक हो रहा है तो कितने का इंडिया में नुकसान पड़ेगा? 22 करोड़ का फाइन मारेगी गवर्नमेंट इंडिया की। समझ आया? इंडिया की गवर्नमेंट 22 करोड़ का फाइन मारेगी, 220 मिलियन लिखा हुआ है। तो ये इसीलिए ना मेंटेन करके रखना पड़ता है, कोई भी कंपनी का अगर ये मेंटेन नहीं है तो नुकसान हो रहा है कंपनी को, तो ये उधर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? अब नेटवर्क सिक्योरिटी का एडवांटेजेस क्या है? तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज एसेंशियल। पहले समझाओ मेरे को, सीआईए समझ आया कि सबको, या किसी को कोई डाउट है सीआईए में? एक मिनट, सीआईए समझ आया? किसी को कोई डाउट? ओके, ना समझ आए तो बोल देना, हम एक डाउट सेशन रखेंगे और नेक्स्ट वीक रखेंगे, क्योंकि थियोरी बहुत चला है हमारा, नेक्स्ट वीक तक भी शायद चलेगा, क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं अभी भी बाकी, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? नेटवर्क सिक्योरिटी इज essential for safeguarding client data and information, maintaining the security of shared data, guaranteeing the dependable network performance and defending against online attack, ठीक है। तो डेटा प्रोटेक्ट इधर है, तो डेटा प्रोटेक्शन रखना है। नेटवर्क सिक्योरिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डेटा को सेफ रखना, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी का जो भी सबसे बड़ा बेनिफिट है वो नेटवर्क को सिक्योर रखना है। क्लाइंट का सेंसिटिव डेटा जैसे पासवर्ड हो गया, बैंक की इंफॉर्मेशन हो गई, वो सिक्योर रखना है, ठीक है। अनऑथोराइज एक्सेस हैकर से प्रोटेक्ट करना है, मतलब जो भी अनऑथोराइज एक्सेस है, हैकर्स लोग हैं, उनसे आपको ये प्रोटेक्ट करके रखना है। और डेटा लीक होने से, डेटा लीक डेटा लीक ना हो उसका रिस्क कम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, उसको रखना चाहिए, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी में ये चीज। ठीक है, समझ आया ये नेटवर्क सिक्योरिटी क्या बोला मैंने? जैसे कि समझो, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डेटा को सेफ रखना, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी सबसे पहला काम है, पॉइंट लिख लो तुम्हारे, अगर नोट्स बना रहे हो तो पहला पॉइंट है, नेटवर्क सिक्योरिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डेटा को सेफ रखना। क्लाइंट का सेंसिटिव डेटा जैसे पासवर्ड, बैंकिंग इंफॉर्मेशन हो गई, वो सिक्योर रखना चाहिए। अनऑथोराइज एक्सेस ना ले पाए कोई, वो देखना चाहिए, वो प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। और डेटा लीक होने से रिस्क कम होना चाहिए, ठीक है। हमारे डेटा लीक कम हो, ना ही हो, वो देखते रहना चाहिए, ठीक है। एंड इफेंस एंड इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योर सॉल्यूशन लोअर ओवरहेड कॉस्ट and protect business from significant losses brought on by a data breach or other security event, ठीक है। तो इधर क्या बोलता है कि कोस्ट, ठीक है, कोस्ट है और कोस्ट एंड प्रोटेक्ट, ठीक है। तो कोस्ट सेव है, तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फ्यूचर में बड़ा लॉस बन सकता है, ठीक है। अगर आपने सिक्योरिटी नहीं रखी है स्ट्रॉन्ग, तो अगर आपने, सॉरी, हाँ, इसका मतलब कॉस्ट ओवरहेड, अगर आपने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रखी है तो फ्यूचर में आपको बड़ा लॉस होने से बच सकता है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपका डेटा लीक हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट खाली आपको 22 करोड़ का फाइन मारेगी, लेकिन अगर कोई दूसरी कंट्री है जैसे यूएसए, यूएसए में कोई डेटा लीक हुआ है तो यूएसए की कंपनी, यूएसए की क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, वो ज्यादा फाइन मारेगी, ठीक है। वो उसका भी, सबका, सारी कंट्रीज का फाइन अलग अलग होगा, जो भी उनकी कंपनी, उनके यहाँ के लोगों का डेटा लीक होगा तो वो अलग अलग फाइन मारेगी। तो उससे क्या कंपनी को नुकसान होता है कि एक तो डेटा भी लीक हुआ उनका, वो भी कस्टमर का ट्रस्ट टूटा,
ऊपर से फाइन जो लगा वो भी बड़ा अमाउंट में लग गया, ठीक है? तो वो बचाने का है। तो डेटा ब्रीच होने से हैवी लॉस होता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है लॉसेस, सेंसिटिव लॉसेस, तो डेटा ब्रीच होने से काफ़ी लॉस भी होता है, उससे बचने का है। सिक्योरिटी लगाने से ये लॉस अवॉइड होता है, ठीक है? अगर आप सिक्योरिटी लगाते हैं, एंटीवायरस ये सब लगा के रखते हैं, फायरवॉल या सॉक एनालिस्ट बैठा के रख रहे हो, तो आपको ये सब लॉस होने से बचाता है। और रिकवरी एजेंट होता है, वो भी लॉस होने से बचाता है। जब भी आप अपना डेटा रिकवर करते हो ना, तो बहुत पैसे देने पड़ते हैं। जैसे एक फॉरेंसिक वाला जो होता है, अगर आपका डेटा रिकवर करके दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा पैसा लेगा। अगर जिस लेवल का आपका डेटा है ना, वो रिकवर करेगा, तो उस लेवल का भी वो पैसा माँगेगा आपसे। ठीक है? सिक्योरिटी मतलब डेटा रिकवरी में खाली यही नहीं बोल सकते कि फॉरेंसिक वाला कर रहा है। अगर आपका एक बार ट्रस्ट टूट गया है, कम एक एक हमारा ट्रस्ट टूटा है किसी कंपनी से, तो वो ट्रस्ट बनाने के लिए कंपनी ने कितना टाइम लगाया होगा, और फिर जल्दी हम उस पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। एक वो भी होता है, तो वो भी कस्टमर का भी ट्रस्ट टूटना बहुत बड़ा लॉस माना जाता है। ठीक है? Ensuring appropriate access to system, application and data facility company operate and customer service। ठीक है? तो इसमें होता है कि स्मूथ वर्क एंड एक्सेस कंट्रोल, सही लोगों को सही एक्सेस मिलना चाहिए, ठीक है? जिसका जैसे जिस डिपार्टमेंट को जो एक्सेस, जैसे मैं वो एग्जांपल के लिए समझाऊं कि एचआर डिपार्टमेंट है, तो एचआर डिपार्टमेंट को एचआर डिपार्टमेंट का ही एक्सेस होना चाहिए। वो अगर आईटी में घुस के एक्सेस लेगी तो वो प्रॉब्लम पड़ेगा, ठीक है? तो जिसका जो एक्सेस है उसको वही मिलना चाहिए। एम्प्लॉय को उसका रिक्वायरमेंट एक्सेस मिलता है, ठीक है? अनऑथराइज्ड लोग सिस्टम यूज नहीं कर सकते। अगर जिसको परमिशन ही नहीं है, वो अगर आपका सिस्टम यूज कर रहा है तो आपको वो प्रॉब्लम होता है, ठीक है? इसलिए तो वो इधर काम होता है, ठीक है? कंपनी कस्टमर सर्विस, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है इंश्योरिंग एप्रोप्रिएट एक्सेस टू सिस्टम, एप्लीकेशन एंड डेटा फैसिलिटीज कंपनी ऑपरेट एंड कस्टमर सर्विस। ठीक है? तो सही लोगों को सही एक्सेस मिलना चाहिए, जो मैंने बोला, ठीक है? व्हाट इज लोड बैलेंसर? अब लोड बैलेंसर क्या होता है वो समझ लेते हैं। और लोड बैलेंसर इज अ नेटवर्क डिवाइस और सॉफ्टवेयर that distribute incoming network traffic access multiple service or resolve to ensure optimal resource utilization, maximize throughput, reduce latency, and prevent a single server from being overwhelmed. It help maintain application available and reliability by automatically routing traffic to service health server when other fail। ठीक है? तो लोड बैलेंसिंग क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो एक एक ही मतलब एक ही सर्वर पर सारे ट्रैफिक भेजने सॉरी एक ही सर्वर पर सारे ट्रैफिक भेजने के लिए लोड बैलेंसिंग ट्रैफिक का मल्टीपल सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एग्जांपल जैसे कि गूगल का जो सर्वर है, खाली गूगल का एक सर्वर नहीं होगा। अगर आप इधर चेक करोगे टोटल टोटल सर्वर ऑफ गूगल, टोटल सर्वर ऑफ गूगल, तो पूरे वर्ल्ड में गूगल के सर्वर कितने हैं वो देख लेते हैं। तो देखो 2.5 मिलियन सर्वर है गूगल ऑल ओवर वर्ल्ड में। मतलब 2.5 समझ रहे हो, 25 लाख आई थिंक, ठीक है? 2.5 मिलियन, 25 लाख सर्वर। अगर हम कुछ भी चीजें सर्च करते हैं तो एक लिमिट होती होगी उधर भी। जैसे एग्जांपल के समझ आते हैं, जैसे कि 2.5 मिलियन है, ठीक है? अब उधर हर एक सर्वर में मिनिमम समझो कि 10 है, ठीक है? मैं एग्जांपल 10 नहीं होगा पर समझो कि 10 है। और जैसे हम 10 हमारे ग्रुप में हम 30 लोग हैं, समझो ऑनलाइन जितने 11 लोग ज्वाइन हुए, 11 लोग ज्वाइन हुए और गूगल ने दिया है 10 लोगों को ही परमिशन कि एक सर्वर पे सिर्फ 10 लोग ही चीजें सर्च कर सकते हैं। तो जो कोई 11वां सर्च कर रहा होगा ना, उसे बोलेगा नहीं कि भाई तू नहीं सर्च कर सकता, उसे बोलेगा तू दूसरे सर्वर पे चले जा, तू तू भी सर्च कर, लेकिन तुझे दूसरा सर्वर एलोकेट कर देगा। वैसे कि लोड बैलेंस मैनेज करता है गूगल, ठीक है? समझ आया कि क्या करता है? एग्जाम्पल के लिए क्या समझाऊं? हाँ, समझो एग्जाम्पल के लिए कि एक होटल समझ लेते हैं कि बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं एक होटल में, ठीक है? तो सारे कस्टमर को एक ही वेटर नहीं अलाउ करने का। अगर एक ही वेटर सारे कस्टमर का ऑर्डर लेता रहेगा, तो उसको कितनी प्रॉब्लम पड़ने लगेगी कि भाई मैं इधर भी जाऊं सर्विस, सबको टाइम पे सर्विस नहीं दे पाएगा।
इसीलिए क्या है, मैनेजर 2-4 वेटर रखता है होटल में, कि हर वेटर मतलब हर कस्टमर को अटेंड कर सके। कि जैसे कि एक वेटर गया यहाँ, जैसे होटल में समझो कि 4 वेटर आए हैं, 4 वेटर है और उस टाइम पे कस्टमर भी 4 आ गए, तो अकेला एक वेटर जाके सब कुछ नहीं सँभाल पाएगा, चारों को मेंटेन नहीं करेगा, कि इसका भी ऑर्डर लिया उस टाइम पे वो लेते हैं इधर होटल वाले, बट जो बड़ी-बड़ी होटल में देखोगे ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हर कोई को अच्छे से सर्विस दी जाती है और उसका ऑर्डर ऑर्डर लिया जाता है पर्सनली, उससे 5 मिनट बात भी करते हैं कि हाउ डू हेल्प सर, ठीक है? ऐसे सब कुछ पूछते हैं, ठीक है? तो वही मैनेज करता है मैनेजर, ये हर एक को एक-एक वेटर मिल गया, वहाँ पे हर किसी से एक अच्छे से ऑर्डर ले लिया गया, फिर उनका ऑर्डर आता है वो से। वैसे ही ये लोड बैलेंसर मैनेज करता है। समझ आया लोड बैलेंसर का क्या काम होता है, कैसे मैनेज करता है वो? हेलो, ओके, मैसेज है किसी का। अबे हाँ थोड़ा सर, सा। समझ में आ गया। ओके, मेरे को तो आ गया सर। ठीक, ओके, ठीक है। हाँ, बाकी बाकियों को भी समझ आया ना? जयदीप, हाँ सर, आ गया आ गया। ओके। सिद्धार्थ भाई आपको भी समझ आया ना? और ना आए तो बोल देना, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। सर, हाँ आ गया आ गया। ओके, ओके। मतलब इससे इजी अभी मैं समझ नहीं पा रहा लॉड बैलेंसर को कैसे एक्सप्लेन करूं, ठीक है? अभी ये लॉड बैलेंसर वर्क कैसे करता है वो समझ लेते हैं। लॉड बैलेंसर वर्क, क्लाइंट रिक्वेस्ट, अ यूजर और client make a request, example visit a website or accessing on application, the request first goes to the load balancer instead of directly to the server। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट, तो जब यूजर वेबसाइट ओपन करता है ना, रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर पे नहीं जाती है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट, देखो इधर लिखा है रिक्वेस्ट फर्स्ट गोस टू द लोड बैलेंसर, ठीक है? तो डायरेक्ट पहले रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाती, पहले लोड बैलेंसर के पास जाती है, ठीक है? ये कैसे लोड बैलेंसर वर्क कर रहा है मैं पूरा वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो पहला वही है कि जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जब भी रिक्वेस्ट डालते हैं, तो रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर पे नहीं जाती, पहले लोड बैलेंसर के पास जाती है, ओके? डिस्ट्रीब्यूट ऑफ ट्रैफिक, द लोड बैलेंसर डिसाइड which सर्वर from a pool of server which handle the request based on a predefined algorithm of rules, ठीक है? तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉड बैलेंसर डिसाइड करता है कि कौन सा सर्वर फ्री है, ठीक है? अब उसे पता भी चलना चाहिए ना कि किसने रिक्वेस्ट डाली, अभी एक ही जगह पे सारे रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, उसे पता चलना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये वाला रिक्वेस्ट खाली, तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है? कि इसके पास भेज दूंगा, फिर वो आगे आगे अपना प्रोसीजर करेगा, फिर उसके हिसाब से वो रिक्वेस्ट असाइन करेगा, जो भी सर्वर खाली होगा उस टाइम पे वो उसको भेजेगा, फिर वो आगे असाइन करेगा, ठीक है? फॉरवर्डिंग the request, the load balancer forward the client request to the chosen server. It can use various protocol, example HTTP, TCP, SSL, TLS to the forward traffic। तो फॉरवर्ड रिक्वेस्ट क्या होता है कि फॉरवर्ड रिक्वेस्ट मतलब लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को सिलेक्टेड रिक्वेस्ट को सिलेक्टेड सर्वर को भेज देता है, जैसे एचटीटीपी, टीसीपी, एसएसएल, टीएलएस जैसे प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है? जो भी प्रोटोकॉल है वो यूज कर रहा है, जिसको जो चाहिए वो हिसाब से, ठीक है? सर्वर रिस्पॉन्स, द सिलेक्टेड सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक अ रिस्पॉन्स टू द लोड बैलेंसर, ठीक है? सर्वर रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है कि रिस्पॉन्स डाटा वेबसाइट रेडी है कि नहीं है, ठीक है? जो भी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, रिस्पॉन्स चाहते हो, वो डेटा रेडी भी है, वेबसाइट जैसे डेटा समझ लो या वेबसाइट समझ लो, वो रेडी है भी कि नहीं है वो भी जरूरी है, ठीक है? client receive response, so the load balancer send the server response back to client, expressing as if the client is directly इंटरेक्टिंग विद द सर्वर। तो रिस्पॉन्स बैक टू क्लाइंट हो तो सर्वर का रिस्पॉन्स पहले लोड बैलेंसर के पास आता है, फिर लोड बैलेंसर उसको भेज देता है, मतलब पहले जब भी आता है तो सर्वर को रिस्पॉन्स पहले लोड बैलेंसर के पास आता है, फिर उसको और फिर लोड बैलेंसर उसको भेज देता है यूजर को। यूजर को लगता है कि वो डायरेक्ट सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा है, बट बीच में जो भी प्रोसेस होती है ना, वो इतनी सारी प्रोसेस होती है, 5 स्टेप होके जाता है। समझ आ रहा है कि किस तरीके से वर्क करता है लोड बैलेंसर? अपने को लगता है कि हम डायरेक्टली सर्वर से बात कर पा रहे हैं, बट सर्वर बीच में इतने प्रोसेस यूज करता है, ठीक है? ठीक है, तो अब यहाँ तक रखते हैं। व्हाट इज टर्नल का कल देखेंगे, कल सैटरडे है। कल तुम्हारा चालू है वाइवा वाइवा, मेरे को एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, ठीक है?